हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मजे में, मस्त। ठीक है, तो जीतो भाई आप लोगों के लिए फिर से लेकर आए हैं लर्न एंड शेयर पे चैप्टर नंबर 4 का पहला लेसन। चैप्टर है हमारा समतल में गति, मोशन एंड प्लेन। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था, हम 1D मोशन पढ़ेंगे, 2D मोशन पढ़ेंगे और 3D हमारे सिलेबस में बहुत छोटा सा पार्ट है, केमिस्ट्री में ज्यादा आता है। तो 1D अपन ने चैप्टर नंबर 3 में खत्म कर लिया, 2D ये वाला चैप्टर है और 3D हमारा जो एक चैप्टर आएगा सेकंड लास्ट चैप्टर ही, उसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपन 2D मोशन के बारे में बात करें कि वस्तु जब द्विविम में गति करती है तो कैसे करती है। जैसे मैंने बॉल को फेंका, देखो ऊपर फेंक के नीचे आ रही ना बॉल सीधा, तो वो 1D हुई। लेकिन अगर बॉल को मैंने ऐसे फेंका तो अगर वो ऐसे परवलयाकार पथ बना रही है तो वो क्या हो गया? 2D मोशन। अगर वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूम रही है तो वो कैसा मोशन हो गया? 2D मोशन हो गया। ठीक है, यानी एक प्लेन में, एक तल में गति हो तो उसको अपन समतल गति कहते हैं। चलो तो अपन अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है। देखो, ये हमारा चैप्टर फ्लो, ये हमारी एक छोटी सी प्यारी छात्रा आप लोगों में से कोई एक है और बोल रही है आप सब जाग जाए नींद से। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, देखने के नाम पे सिर्फ इधर उधर देख रहे हैं, वो जाग जाओ और वीडियो को थोड़ा फोकस करके देखो। तो देखो, ये हमारा चैप्टर फ्लो है। पहला टॉपिक है हमारा इसमें सदिश और अदिश। अच्छा, मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, इस चैप्टर के अंदर यहां से यहां तक का जो पार्ट है, दो टॉपिक, ये दोनों के दोनों एक्चुअली प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाओं का पार्ट है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने सदिश पार्ट जो है, सदिश जो टॉपिक है, वो किस में डाला है? चैप्टर नंबर 4 में। तो हमने भी उसी में डाला। अदरवाइज ये दोनों टॉपिक जो है पूरा का पूरा सदिश, सदिशों का योग, घटाव और गुणा, ये सब चीजें जो होती भाग नहीं होता उसमें, तो वो जो है वो आपका प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाओं वाले चैप्टर में आता है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी हमने इसमें डाला। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा समतल में गति, यानी 2D मोशन क्या होता है। फिर 2D में आपेक्षित गति पढ़ते हैं, पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर के अंदर, लास्ट चैप्टर के अंदर, थर्ड के अंदर, कि भाई जब दो वस्तु एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही हो तो उससे हम आपेक्षित गति बोलते हैं। यहाँ पे भी एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु की सापेक्षी गति करेगी, लेकिन 2D में। वहां पे 1D में कर रही थी, यहाँ पे 2D में करेगी। इसके अलावा प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला बॉल को फेंकने से तो पड वलयाकार हो जाएगा, तो प्रक्षेप्य गति हो गया। एक समान वृत्तीय गति, ठीक है ना, तो वो उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं। अच्छा, इसके कुछ सब टॉपिक्स भी हैं जो हमने नहीं लिखे। एनसीईआरटी उठाओगे ना तो आप देखोगे सर यहाँ पे तो बीच में अपने कुछ टॉपिक लिखे ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लिखे इसलिए नहीं क्योंकि वो सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, हमने सिर्फ मेजर टॉपिक लिखे हैं। तो ये हमारा चैप्टर का फ्लो है। चलो, तो आज अपन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सदिश वो स्टार्ट करने वाले हैं। वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश दोनों के बारे में पढ़ेंगे। मेन तो हमारा सदिश ही है। तो आपको कुछ प्यारे प्यारे से डायग्राम और एक बहुत पुराने जमाने का बल्ब जलता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, पहले ऐसे बल्ब लगते थे, तो ये सब इस बल्ब पे कोई रोल नहीं है, ऐसे लगा है बस। हमें पढ़ना है इनके बारे में, ठीक है, इन सदिशों के बारे में पढ़ना है। तो आज अपन सिर्फ सदिशों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा उसमें सदिशों के योग और हो सकेगा तो गुणा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नहीं तो उसके बाद वाले में गुणा के बारे में बात करेंगे। चलो, तो हमने बोला कि राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश होती है और एक अदिश होती है। देखो, नाम से सब समझ आ रहा है, सदिश जिसकी दिशा हो और अदिश जिसकी दिशा ना हो। 9th क्लास में आप लोगों ने पहली बार इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था गति के अंदर। जब अपन विस्थापन और दूरी पढ़ाते हैं बच्चों को, हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ते हो, तो हम बोलते हैं विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि उसकी दिशा होती है, और दूरी एक अदिश राशि क्योंकि उसकी दिशा नहीं होती है। आप ऐसे जाओ, वैसे जाओ, वैसे जाओ, वैसे जाओ, कैसे भी जाओ, जो कुल पथ की लंबाई होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। मैटर करती नहीं है दिशा, आप चाहे सीधा जाओगे, उल्टा जाओगे, टेढ़ा जाओगे, दाएं बाएं कहीं जाओ, कुल पथ की लंबाई हमारी जो है दूरी होती थी। लेकिन जो विस्थापन होता था उसमें दिशा मैटर करती थी। आप लेफ्ट जा रहे हो तो एक को पॉजिटिव मानना पड़ता था, आप राइट जा रहे हो तो एक को नेगेटिव मानना पड़ता था। बेसिकली दिशा मैटर कर रही है तो वो क्या हो गई? सदिश राशियां हो गई। तो हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सदिश राशियां जिसमें दिशाएं हों, डेफिनेशन में भी ये लिखा है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए उनके परिमाण और मात्रा के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए, दिशा का भी वर्णन करना पड़े, उसको अपन सदिश राशियां बोलते हैं। जैसे हम अभी इसमें कुछ अजीब सी टर्म दिख रही है, वैसे तो मुझे लगता नहीं आप लोगों के अजीब होनी चाहिए क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी है। अरे हमारी स्लाइड पीछे चली गई वापस। चलो, इसमें जैसे परिमाण लिखा है, इसमें ये मात्रक लिखा है, ये सारी क्या चीज़ें हैं ये हम पढ़े हैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के अंदर। जैसे 2 किलो लिखा है तो 2 क्या है इसका? परिमाण। किलो क्या है इसका? मात्रक। इससे ही तो एक भौतिक राशि बनती है, एक संख्यात्मक मान और उसका मात्रक, जिसको अपन परिमाण भी बोल देते हैं। तो 2 किलो के अंदर 2 तो इसका संख्यात्मक यानी परिमाण है और किलो क्या इसका? मात्रक।
इसके साथ साथ अगर मुझे इसकी दिशा की भी जरूरत पड़ जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सदिश राशियां बोल देते हैं। अब जैसे इसमें +2 किलो -2 किलो थोड़ी ना लगाऊंगा, वो थोड़ी ना, वो उसकी दिशा को थोड़ा ना बताएगा, उसकी क्वांटिटी को बताएगा। लेकिन अगर मैंने लिखा किसी वस्तु पर 2 न्यूटन का बल लग रहा है, किसी वस्तु पर -2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो अब ये इसकी दिशा बताएगी। हो सकता है मैंने राइट हैंड साइड को धनात्मक माना हो, लेफ्ट हैंड साइड को ऋणात्मक माना हो, जो हम हमेशा से मानते ही हैं। तो राइट हैंड साइड में अगर वस्तु जा रही है तो उसमें +2 का न्यूटन का बल लग रहा है, लेफ्ट में जा रही है तो -2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो यहाँ पे दिशा आई ना, मैंने लेफ्ट राइट की कहानी कही ना, तो वो सदिश राशियों की कैटेगरी में। तो जो चिन्ह होता है ना सदिश राशियों में, वो इसकी दिशा को बताता है। ठीक है, सदिश राशियां सदिश संयोजन के नियम की पालना करती है। क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। ये क्या है सदिश संयोजन के नियम, मतलब जब अपन सदिशों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उनमें सदिश संयोजन का नियम लगता है। ये नेक्स्ट लेसन का पार्ट है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ दिमाग में डाल लो कि सदिश संयोजन के नियम की पालना करते हैं, लेकिन होते क्या है वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। चैप्टर नहीं, मतलब इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2। इसकी एक उदाहरण देखो, विस्थापन पढ़ा अपन ने, जानते ही उसकी दिशा होती है, वेग इसकी दिशा होती है, त्वरण दिशा होती है, बल दिशा होती है, संवेग दिशा होती है। मतलब बहुत सारी आपने ऐसी क्वांटिटीज पढ़ी हैं जिनकी दिशा होती है। तो वो किसका पार्ट है, वो है सदिश राशियों का पार्ट। ठीक है, अदिश जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, मात्रकों में दिशा से लेना देना नहीं हो। जैसे 2 किलो, कौन सी दिशा होगी, समय, आज 2 बज रही है, कल 2 बज रही है, परसों भी 2 बज रही है, तरसों भी 2 बज रही है, हमेशा तो 2 बज रही है, उसमें कौन सी दिशा है, तो वो कैसी राशि हो गई, अदिश। ठीक है, दूसरी बात, ये सदिश संयोजन के नियम की पालना भी नहीं करते। दोनों चीजें हैं भाई, इनकी दिशा भी नहीं होती और ये सदिश संयोजन के नियम की पालना भी नहीं करती। एग्जाम्पल देखो, दूरी, चाल, समय, तापमान, कार्य। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर तापमान में तो माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, हम तो बोलते हैं -20 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो तापमान के अंदर माइनस का साइन होता है वो किसको बताता है, उसके परिमाण को बताता है। जैसे मैंने बोला कि -20 डिग्री सेल्सियस, तो यार ये तो 0 से कम मान को बता रहा है ना। ठीक है, तो जो सदिश राशियां होती है उनमें ऋणात्मक और धनात्मक उनकी दिशा को बताता है, लेकिन अदिश राशियों में धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, डिपेंड करता है क्वांटिटी कौन सी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसको बताता है, उसके परिमाण को। ठीक है, उसकी दिशा को कभी नहीं बताता। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने एक बहुत अच्छा सा नोट लिखा है। नोट ये है कि आप सब जानते हो कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनका परिमाण भी होता है, मात्रक भी होता है, उनकी दिशा भी होती है, लेकिन फिर भी हम उनको सदिश राशियां नहीं बोलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका आपकी विद्युत धारा, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, और पूछा भी होगा अपने टीचर से कि है ना सर, कि है ना जो विद्युत धारा है सर उसकी तो दिशा भी होती है सर, परिमाण भी होता है सर, मात्रक भी होता है, फिर उसको अदिश राशि क्यों बोलते हैं, सदिश क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो सदिश संयोजन के नियम की पालना नहीं करती। यहाँ पे लिखा है हाँ, सदिश संयोजन के नियम की पालना वो नहीं करती। जैसा मैंने आपको बोला कि सदिश संयोजन के नियम क्या होते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में क्या, सॉरी, नेक्स्ट लेसन जो होगा इसका पार्ट 2 उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नहीं कर रही है, इसलिए ये क्या होती है, अदिश राशियां होती है, सदिश नहीं होती है। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इंट्रो तो दे दूँ, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में वो उछलता रहेगा वो क्वेश्चन कि सर होता क्या है। तो देखो, जैसे ही शान भैया खड़े और शान भैया को 2 बच्चों ने बांध लिया है, बोले हम हमारे घर लेके जाएंगे, अब ये बोले मैं अपने घर लेके जाऊंगा, तो ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना लग रहा है, थीटा लग रहा है, 30 डिग्री लग रहा है। मान लो ये F1 बल लगा रहा है, F2 बल लगा रहा है, ठीक है ना, दोनों अलग बल लगाए, ऐसे खींचा। अब मान लो कि है ना हमने कोण को 30 से 60 कर दिया, तो क्या शान भैया पे लगने वाले बल के ऊपर चेंज आएगा, ऑब्वियसली चेंज आएगा, क्योंकि अब उनके बीच का जो कोण है, बलों के बीच का जो कोण है वो क्या होगा, चेंज हो गया। ठीक है, बड़ा हो गया। लेकिन अगर मैं विद्युत धारा के बारे में बात करूं, देखो विद्युत धारा 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मान लो उसको 2 वायर में स्प्लिट कर दिया, 1 एम्पियर और 1 एम्पियर, या 0.5 और 1.5 एम्पियर, जो आपकी इच्छा हो, मैंने 1 कर दिया। अभी मान लो इनके बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री है, 30 से मान लो मैंने 60 कर दिया, क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, तभी भी 1 एम्पियर करंट ही जाएगा। तो क्या यहाँ पे कोण बनाने से, कोण बढ़ाने से उनकी दिशा में, मतलब उसकी कोई वैल्यू में कोई चेंज आया, नहीं। तो ये सदिश संयोजन के नियम की पालना नहीं करता। सदिश संयोजन के नियम में बोलते हैं कि कोण को घटाने या बढ़ाने से, मतलब सदिशों के बीच में जो कोण है उनको चेंज करने से उनकी जो परिणामी की जो दिशा होती है, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन अदिशों में ऐसा नहीं होता, विद्युत धारा में ऐसा नहीं होता। 2 एम्पियर करंट थी, पहले भी 2 एम्पियर ही रहेगी उनका परिणामी, अभी भी 2 एम्पियर रहेगी, मतलब उनकी बीच का कोण गलती से भी उनके परिणाम पर, मतलब रिजल्टेंट पर कोई भी
किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा, इसलिए वो अदिश राशि है। इसी को अपन बोलते हैं सदिश संयोजन के नियम। बाकी डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती है जो ना तो सदिश होती है ना ही अदिश होती है। ऐसी भौतिक राशियों को हम बोलते हैं प्रदिश, टेंजर क्वांटिटीज। देखो, टेंजर क्वांटिटीज की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि है ना, ये दिशा तो नहीं होती इसकी, मतलब दिशा नहीं है तो मैं अदिश बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनका परिमाण भी चेंज होता है हर दिशा में। मान लो मैं इस दिशा में गया, परिमाण चेंज हो जाएगा, इस दिशा में गया, परिमाण चेंज हो जाएगा, ऊपर गया, परिमाण चेंज हो जाएगा, इधर गया, परिमाण चेंज हो जाएगा। जबकि बाकी क्वांटिटीज में ऐसा थोड़ा ना होता है। अगर मैं बल लगा रहा हूँ किसी वस्तु पे, इधर 2 न्यूटन का लगाया, तो दूसरी दिशा में भी अगर इधर भी उतना ही बल लगा रहा हूँ तो 2 न्यूटन ही रहेगा। ऊपर लगा रहा हूँ तो भी 2 ही न्यूटन रहेगा, नीचे लगा रहा हूँ तो भी 2 ही न्यूटन रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनकी दिशा तो नहीं होती, लेकिन परिमाण हर दिशा में चेंज होता है। ऐसी राशियों को हम बोलते हैं प्रदीप राशियां, टेंजर क्वांटिटीज। ज्यादा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेजुएशन लेवल पे आफ्टर 12th। अगर आपने फिजिक्स में कुछ किया तो बीएससी की या बीटेक किया, व्हाटएवर यू विल डू, तो आपके काम की है। अदरवाइज हमारे सिलेबस में भी ज्यादा इसका डिस्कशन है ही नहीं। ऐसी कुछ राशियां, आपका प्रतिबल ये 11th में पढ़ेंगे अपन, जड़त्व गुण ये 11th में पढ़ेंगे, बाकी विद्युतशीलता और चुंबकशीलता ये 12th का पार्ट है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी राशियां होती हैं, दिशा तो नहीं है लेकिन हर दिशा में इसका परिमाण जरूर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चलो फिर अपन आगे चलते हैं। तो अपन ने, उससे पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, हमने सदिश पढ़ा, परिमाण, दिशा, मात्रक तीनों होता है, साथ के साथ सदिश नियमों की पालना करती हैं। अदिश सिर्फ परिमाण और दिशा, परिमाण होगा, मात्रक होगा, कोई दिशा नहीं होती, ना ही सदिश संयोजन के नियम की पालना करती हैं। थर्ड, प्रदिश, दिशा तो नहीं होती लेकिन हर दिशा में परिमाण चेंज होता है, उसको अपन बोलते हैं प्रदिश राशियां। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखो, प्यारा सा सुंदर सा, सदिशों को हम निरूपित कैसे करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो बना देते हैं, सिंपल, जिसमें ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसको अपने इसको बोल दिया पूंछ, टेल, ठीक है ना, पुच्छ या टेल। और यहाँ पे देखो, जिस डायरेक्शन में जा रहा है इसको अपन बोलते हैं इसका हेड, शीर्ष। और जो इसकी लंबाई होती है वो इसके परिमाण को बताती है। जो इसकी लंबाई है वो क्या बता रही है, इसके परिमाण को बता रही है, ठीक है ना। क्या है परिमाण, क्या नहीं, बात की बात है। आप सिर्फ अभी इतना समझो कि जो सदिश होती है उसको अपन एक एरो से बताते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को टेल बोलते हैं, एंड पॉइंट को इसका हेड बोलते हैं, और हेड उसकी दिशा को बताता है, ठीक है, सिंपल सी चीज। और अगर किसी सदिश राशि को दर्शाना है, जैसे बल है वो एक सदिश राशि, दर्शाना है तो मैं उसके ऊपर एक वेक्टर बना दूंगा, सिंपल, एफ लिखा उसके ऊपर वेक्टर बना दिया। जैसे हमारा, हमने विस्थापन लिखा था लास्ट क्लास में क्या, लास्ट चैप्टर में, तो एक्स वेक्टर लिख दो, मतलब एरो बना दो ऐसे, ये वेक्टर को बताएगा, मतलब उसकी दिशा भी है इसमें, वी दिशा है, ए दिशा है, सब में दिशा है, इसका मतलब सब कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां। आई होप इतना सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। एक चीज होती है इसका परिमाण, परिमाण मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैंने बोला कि है ना, एक वस्तु पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक बल लग रहा है 2 न्यूटन का, तो इसमें मैंने दिशा भी बताई और परिमाण भी बताया, तो उसको ऐसे लिखूंगा। लेकिन मैंने बोला किसी वस्तु पर सिर्फ 2 न्यूटन का बल लगा है, मैंने उसकी दिशा तो नहीं बताई, तो सिर्फ मैं उसको कैसे लिखूंगा, उसके दोनों तरफ मॉड लगा दूंगा। मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था ना अपन ने, जो हर धनात्मक राशि को ऋणात्मक, सॉरी, हर ऋणात्मक या धनात्मक को धनात्मक कर देता है। लेकिन यहाँ पे मॉडुलस थोड़ा अलग है, यहाँ पे जो मापांक अपन निकालेंगे वो थोड़े अलग तरीके से निकालेंगे, है तो वही यहाँ पे भी, लेकिन निकालेंगे अलग तरीके से। तो अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, यहाँ सिर्फ ऐसा लिख दूं, तो ये सिर्फ इसके परिमाण को बताएगा, इसकी दिशा को नहीं बताएगा। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ ना कि 2 न्यूटन का बल लगाया 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो बल भी आ गया, परिमाण भी आ गया और दिशा भी आ गई, तो उसको मैं ऐसे बताऊंगा, सिर्फ वेक्टर बताया, मतलब सिर्फ वेक्टर लगा दूंगा ऐसा। लेकिन मैंने बोला बस 2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो या तो ऐसे लिखूंगा या तो ऐसे। तो ये क्या बताता है, इसके परिमाण को, हिंदी में इसको बोलते हैं, इसके मापांक को बताता है, मॉडुलस को बताता है। मॉडुलस फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं मापांक, ठीक है। तो सदिश का मापांक क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, यानी उसका परिमाण। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, जब करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसका परिमाण बताना है तो पी क्यू वेक्टर का मॉड लिख दिया अपन ने, ठीक है ना। और ये बात सारी कहानी सेम ही है, जैसे अभी मैंने आपको बोला था ना कि आपके ये शान भैया जो यहाँ पे खड़े हैं, और शान भैया एक टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं किसी को, तो शान भैया के ऊपर आपने एक बल यहाँ से लगाया, एक बल यहाँ से लगाया, तो मैंने इनकी बल की देखो दिशा बनाई और वेक्टर भी लगाया। तो ये एरो किसको बता रहे हैं, बल को, और इनके ऊपर वेक्टर लगाया, इसका मतलब हमने बल भी बताया और बल की दिशा भी बताई, इसलिए हमने वेक्टर लगाया। अगर मैं वेक्टर नहीं लगाता ना, मान लो, तो ये सिर्फ बल के परिमाण को बताता, उसकी दिशा को नहीं। लेकिन क्योंकि हमने दिशा बनाई है, इसलिए दिशा के लिए वेक्टर अपने को लगाना पड़ेगा। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो चलते हैं अपन आगे।
अब हमने देखो सदिश तो पढ़ लिया, अब सदिश के भी दो भाग होते हैं, एक होता है ध्रुवीय सदिश और एक होता है हमारा दूसरा अक्षीय सदिश, जिसको अपन एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं। देखो पहले मैं डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ। वे सदिश जिनकी दिशा कण की गति की दिशा में होती है उसको अपन बोलते हैं पोलर वेक्टर या ध्रुवीय सदिश। जैसे आपका वेग था, वस्तु इस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में वस्तु चली ढूंढ कार चल रही है, तो उसकी वेग की दिशा भी वही और वस्तु की गति की दिशा भी वही। तो वहां पे जो अपन ये वेक्टर लिया वो कौन सा वेक्टर है? पोलर। यानी वेग के लिए जो अपन वेक्टर लेते हैं वो पोलर वेक्टर होता है, विस्थापन के लिए जो वेक्टर लेते हैं वो पोलर वेक्टर होता है, त्वरण के लिए जो वेक्टर लेते हैं वो पोलर वेक्टर होता है, बल के लिए जो वेक्टर लेते हैं वो पोलर वेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है, जिस दिशा में आपने गति कराई वस्तु को, उसी दिशा में वो आपका जो आपने वेक्टर लगाया, जो भी सदिश लगाया, वो उसी दिशा में है। ठीक है ना? वस्तु का वेग जिस दिशा में, उसी दिशा में गति कर रही है। वस्तु की जिस दिशा में आपने बल लगाया, वस्तु उसी दिशा में गति कर रही है। मतलब ये जिस डायरेक्शन में आप बल लगा, जिस डायरेक्शन में आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मोशन कराते हो, उसी दिशा में लगते हैं। तो ऐसी सदिशों को हम बोलते हैं ध्रुवीय सदिश। उदाहरण देखो, विस्थापन है, वेग है, बल इत्यादि। इन सदिश राशियों का संबंध रेखीय गति से होता है, अर्थात जिनका आरंभ एक निश्चित क्रिया बिंदु से होता है। क्रिया बिंदु का मतलब होता है जिसके ऊपर आप लगा रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप शान भैया को पकड़ के बैठ गए ना, तो शान भैया के ऊपर एक क्रिया बिंदु होगा। मतलब उनको आपने पकड़ा है ना, तो पकड़ने के बाद आपने रस्सी तो बांधी होगी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक है, तो जब बांधी आपने तो वो उसका क्रिया बिंदु हो गया जहां पर हम उसको लगा रहे हैं। जैसे मान लो ये पेन है ना, अभी मैं इसके ऊपर ऐसे बल लगा रहा हूँ, तो ये जो बल लगा है ना मैंने, जहां पे मेरी अंगुली टच करी, वो उसका क्रिया बिंदु है, जहां पे वो लग रहा है, जिस पॉइंट पे वो लग रहा है। तो इनके क्रिया बिंदु एक निश्चित क्रिया बिंदु से आरंभ होते हैं। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो आपके अक्षीय सदिश होते हैं, ये हमारा जो घूर्णन वाला चैप्टर आएगा ना, उसमें काम आएगा। एक्सियल वेक्टर एक्चुअली वस्तु की गति की दिशा के अंदर नहीं होते। देखो पहले मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूं। वे सदिश जिनकी दिशा, घूर्णन आएगा यहाँ पे, हाँ, घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है, उसी अक्षीय सदिश कैसे। जैसे पंखा गोल 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 घूम रहा है, तो वस्तु की गति की दिशा तो वृत्ताकार है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, जैसे कोणीय त्वरण हुआ, कोणीय विस्थापन हुआ, कोणीय वेग हुआ, और भी बहुत सारी क्वांटिटी है, टॉर्क हुआ मतलब बलागुण हुआ, ठीक है, जड़त्वागुण हुआ। ये सब वो क्वांटिटीज हैं जो बल की जिस दिशा में उसका अक्ष होता है ना, घूर्णन अक्ष, जैसे किसके चारों तरफ घूम रही है वस्तु, ऐसे इस अक्ष के चारों तरफ, ये एक्सिस है ना, जैसे मेरे ऊपर पंखा लगा हुआ है, तो पंखे का एक्सिस है कुछ, उसके चारों तरफ पंखा घूम रहा है, तो इस एक्सिस की अलोंग होती है इनकी डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन जो होती है वो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, घूर्णन अक्ष की दिशा में हो, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, लेकिन वस्तु की गति की दिशा में नहीं होती, ऐसी राशियों को अपन बोलते हैं अक्षीय। ऐसी जो राशियां होती है उनके लिए जो सदिश होते हैं उसको अपन बोलते हैं अक्षीय सदिश, इसको अपन बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ज्यादा जो अपन वो चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, कोणीय वेग, बलाघूर्ण या बलाघूर्ण हुआ, कोणीय संवेग हुआ इत्यादि राशियां की दिशा दक्षिणावर्त पेच नियम द्वारा निकाली जाती है। दक्षिणावर्त पेच नियम ये ऐसे, जैसे वस्तु ऐसे घूम रही है ना, ऐसे गोल 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 मेरी तरफ ऐसे घूम रही है, तो इसका रूल का यूज करके हम बोल रहे हैं अगर वस्तु ऐसे घूम रही है ना, तो उसके बलाघूर्ण की दिशा ऊपर होगी, उसके कोणीय संवेग की दिशा ऊपर होगी, उसके कोणीय विस्थापन की दिशा ऊपर होगी, उसके कोणीय त्वरण की दिशा ऊपर होगी। जितनी भी क्वांटिटी हम पढ़ने वाले हैं उसको अपन इसी से निकाल दें। ठीक है ना, जनरली सिर्फ एक ही चैप्टर में आता है अपने अक्षीय सदिश, जो घूर्णन वाला चैप्टर आएगा, सेकंड लास्ट चैप्टर, उसमें आएगा। ठीक है ना, तो ये अपने को वहां पे ज्यादा डिटेल में समझ आएगा। अभी देखो, ये ध्रुवीय सदिश मैंने आपको बोला था ना, एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ हो रही है, जिसको अपन क्रिया बिंदु बोल रहे हैं, और अपने सीधा सीधा एक एरो बना लिया। लेकिन जो आपका अक्षीय सदिश है, ध्रुवीय सदिश तो ये हो गया, अक्षीय सदिश में देखो वस्तु घूम ऐसे रही है इस अक्ष के चारों तरफ, तो सदिश की दिशा इस अक्ष के अलॉन्ग होगी, इस अक्ष की दिशा में होगी। ठीक है ना, आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसका घूर्णन तल है जिसमें वस्तु घूम रही है। ठीक है ना, थोड़ा विजुअलाइज तो हो ही गया होगा इस डायग्राम को देख के। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं सदिशों के प्रकार के बारे में। उसमें से पहला आपका सदिश है समान सदिश। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, जितने भी टॉपिक, वो सब थ्योरी है, वो सब थ्योरी है। 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है, पर आपको बस समझ आ जाना चाहिए कि ये सदिश क्या होता है, ये सदिश क्या होता है, ये सदिश क्या होता है। बस इसमें से एक लास्ट इंपॉर्टेंट सदिश हमारे काम का है, जिसको हम बोलते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश हुआ, विस्थापन सदिश हुआ, और एक आपका स्थिति सदिश हुआ। ये 3 चीजें आपको मेन आनी चाहिए, बाकी सबके थ्योरेटिकल पार्ट है। वो देखो, पहला हमारा समान सदिश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर, या इसको तुल्य सदिश भी बोलते हैं। तो देखो, समान सदिश वे सदिश होते हैं जिनकी दिशा
और परिमाण दोनों ही समान हो, मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल है एक दूसरे के, बिल्कुल कॉपी। जैसे मैं अपनी कार्बन कॉपी निकाल दूं, मैंने कोई डोरेमोन का गैजेट लिया, उससे मेरी कार्बन कॉपी निकल गई, तो मैं और वो एक जैसे हुए ना, तो हम दोनों समान सदिश हैं। ऐसे ही ये सदिश एक दूसरे के, देखो एक तो बराबर चल रहे हैं, लंबाई बराबर है, वो इसके परिमाण को बता रही है, एरो के डायरेक्शन सेम है, उसकी दिशा को बता रही है। मतलब दोनों सदिश कैसे हैं? तुल्य सदिश है, इक्विवेलेंट वेक्टर है, या फिर आपके समान सदिश है, कुछ भी बोलो, तीनों एक ही चीज है। तो जिनका परिमाण और दिशा दोनों ही समान हो उसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर या फिर समान सदिश। ठीक है। असमान सदिश की 3 केसेस हो सकते हैं। हो सकता है उनका परिमाण अलग अलग हो, पहला केस। हो सकता है उनकी दिशा अलग अलग हो, दूसरा केस। तीसरा केस उनका परिमाण भी अलग, दिशा भी अलग। 3 केसेस हो सकते हैं ना भाई। 2 सदिश है, हो सकता है उनकी परिमाण तो है वो समान है लेकिन दिशा अलग अलग हो गई। हो सकता है उनकी क्या बोलते हैं, दिशा समान है लेकिन परिमाण अलग अलग हो गया। तीसरा, ना तो दिशा मैच करी ना परिमाण, उसको अपन किस में डाल देंगे? असमान में। ठीक है, देखो ये लिखा है, असमान वे सदिश होते हैं जिनकी या तो परिमाण समान होते हैं और दिशा अलग अलग होती है, या दिशा समान होती है परिमाण अलग अलग होते हैं, या तो दोनों ही बराबर अलग अलग होते हैं। ठीक है, 3 केसेस हो सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बना रखी है। देखो, दिशा अलग अलग है लेकिन लेंथ सेम है। लेंथ कैसे पता पड़ा या परिमाण कैसे पता पड़ा? इससे। इसकी लेंथ आपको क्या बताती है? इसका परिमाण। मैंने बताया था ना अभी वेक्टर में, इस वाले में, कि इसकी लेंथ किसको बताती है? इसके परिमाण को। जितना बड़ा बनाओगे उतना बड़ा आपका उसका मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा। तो इनकी लेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। इसमें इनकी दिशा सेम है लेकिन इनका परिमाण अलग अलग है। इसमें दोनों अलग अलग है, ना तो दिशा सेम ना तो परिमाण सेम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे असमान सदिश। अभी चलो आगे, अब हमारा विपरीत सदिश। विपरीत सदिश की सिंपल सी कंडीशन है, परिमाण बिल्कुल सेम होना चाहिए, बस दिशा एक दूसरे की जस्ट अपोजिट। इसको लिखते कैसे? देखो, मैंने लिखा ना ए वेक्टर, तो जो दूसरा वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ बी वेक्टर। मतलब पहला सदिश और दूसरा सदिश का परिमाण भी समान है, ठीक है ना, मतलब लेंथ सेम है, लेकिन दिशा कैसे विपरीत? मतलब एक वेक्टर अगर इधर चल रहा है तो एक इधर चलेगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ये बना रखा है मैंने, तो ये लिखा है अपोजिट वेक्टर वे सदिश जिनके परिमाण तो समान है लेकिन दिशा क्या एक दूसरे के विपरीत हो। या एक सदिश अगर दूसरे सदिश के ऋणात्मक के बराबर है तो उसको भी हम विपरीत सदिश बोलते हैं। इसका एक और नाम है ऋणात्मक सदिश, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक, और आगे बोलते हैं सदिश। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है हमारा समरेखीय। नाम से समझ रहा ना, एक ही रेखा में हो। लेकिन एक चीज मैं आपको सीधी सी बता देता हूं, हम जो यहाँ पे वेक्टर्स ड्रॉ करें वो सब फ्री वेक्टर्स हैं, मतलब उनका कोई रिलेशन नहीं किसी से, मस्त है वो। ठीक है, जब कोई वेक्टर फ्री वेक्टर होता है तो उसको हम प्लेन में कहीं पे भी उठा करके रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जितने भी वेक्टर बना रखे हैं वो सब फ्री है, मतलब इसको उठा करके अगर मैं यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उनकी डायरेक्शन और उनकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो देखो, समरेखीय का मतलब ये नहीं कि सेम ही रेखा में हो, मतलब एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, इसका मतलब ये नहीं कि यही संरेखीय हो सकते हैं। अगर आपने ऐसे भी बना दिया ना तो भी संरेखीय है, ऐसे भी बना दिया ना तो भी संरेखीय है, क्योंकि आप इस वेक्टर को उठा करके, मैंने ए वेक्टर इसको दिया है, बी वेक्टर इसको दिया है, तो इस ए बी वेक्टर को उठा करके पीछे रखा जा सकता है, बस लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसे ये दोनों पैरेलल वेक्टर, इसको उठा करके यहाँ, इसको उठा करके पीछे, कहीं पे भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो 2 वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं तो भी वो संरेखीय होंगे, एंटी पैरेलल चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो भी वो आपके समरेखीय सदिश होंगे। तो ये भी एक तरीके के समरेखीय सदिश ही, विपरीत सदिश, समान सदिश, क्योंकि उसको उठा करके अपन एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। तो ये होगा हमारे समरेखीय सदिश, एक ही रेखा में आने वाली, बट पैरेलल भी होंगे तो भी चलेगा, एंटी पैरेलल होंगे तो भी चलेगा, ऐसे रखे होंगे तो भी चलेगा, बस ध्यान रखना है एक रेखा में आप उसको ला सको। लेकिन एक मान लो एक वेक्टर ऐसे आ गया, एक वेक्टर ऐसे आ गया, तो एक रेखा में थोड़ा ना आएंगे, कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इस वेक्टर को उठा करके रखा जा सकता है इधर उधर उधर, लेकिन एक रेखा में कभी नहीं आ पाएंगे। तो ये कैसे हो गए? ये फिर समरेखीय नहीं हो गए। ठीक है ना, आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर नेक्स्ट हमारे सह प्रारंभिक सदिश। नाम से समझ आ रहा है, सह प्रारंभिक मतलब जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो। जैसे आप वापस शान भैया पे आ जाते हैं, शान भैया पे 2 बल लगाए जा रहे थे, F1 और F2, ये दोनों के दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये देख एक ही पॉइंट है ना इनका, तो ये क्या हो गया? सह प्रारंभिक। ठीक है ना, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले, सिंपल सी चीज, उसको अपन बोलेंगे सह प्रारंभिक क्या बोलते हैं, सदिश, जो एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है,
शून्य सदिश, कुछ नहीं है इसका काम। शून्य सदिश जिसका परिमाण ही जीरो, मतलब मैंने एक डॉट बना दिया ना, उसको अपन बोलेंगे शून्य सदिश। अभी शून्य सदिश का काम क्या है वो मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा, पहले अपन पढ़ लेते हैं जो उसमें सब लिखा है। जिनका परिमाण शून्य होता है और जिसे जीरो वेक्टर से व्यक्त करते हैं, है ना, जीरो या ओ वेक्टर से भी लिख सकते हो आप, है ना, ओ वेक्टर से लिखते हैं जनरली, जीरो वेक्टर से तो नहीं लिखते, तो ओ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी दिशा निश्चित नहीं होती, इनकी कोई दिशा नहीं होती है ना, इनकी कोई दिशा नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं, इनकी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है ना। इसके अलावा क्योंकि इनका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होता है इसलिए स्वेच्छ होते हैं, मतलब कोई एक वो नहीं है कि इस डायरेक्शन में आ गया उस डायरेक्शन में आ गया, मतलब मस्त है, फ्री है, आराम से घूमते रहेंगे। इसके अलावा देखो अगर शून्य सदिश को किसी भी सदिश से गुणा करते हैं तो वो जीरो बन जाता है, ठीक है। जैसे जीरो नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जीरो बन जाएगा, वैसे किसी भी सदिश को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं वो जीरो बन जाता है। ओके, शून्य सदिश जो होता है किसी सदिश में उसका ऋण सदिश जोड़ने पर भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब मान लो एक वेक्टर है और मैंने उसकी नेगेटिव में उसको ऐड कर दिया, तो करोगे तो आपको जो मिलेगा वो जीरो वेक्टर होगा, ठीक है ना। कैपिटल ओ लिख करके उसके ऊपर वेक्टर बना दो, वो जीरो वेक्टर हो गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सिंपल से, जैसे जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करने या सब घटाने या जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे जीरो वेक्टर को भी किसी भी सदिश में जोड़ दो घटा दो उस सदिश को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिंपल सी बात हो गई। इनका परिमाण हमेशा शून्य होता है, परिमाण मतलब जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स नीचे डाले हैं कि है ना, जो शून्य सदिश होता है वो मूल बिंदु की स्थिति को व्यक्त करता है, क्योंकि मूल बिंदु अपनी जगह से हिल नहीं सकता, उसका कोई परिमाण नहीं होता, वो तो एक छोटा सा डॉट होता है, तो वो इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा किसी कण की किसी समयांतराल में स्थिर अवस्था के लिए विस्थापन सदिशों को व्यक्त करता है। मतलब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अपनी जगह पर रखा है, मैं आप बोलूँ इसका विस्थापन कितना, बोलोगे जीरो, बोलूँ मैं इसको वेक्टर से बताओ, बोले जीरो वेक्टर, क्योंकि अपनी जगह पर रखा था। तो जब वस्तु स्थिर अवस्था में हो और वो गति नहीं कर रही हो तो उसके विस्थापन को अगर हमें बताना हो किसी पर्टिकुलर टाइम में तो हम उसको शून्य सदिश से बता सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है, एक है समान वेग से गतिशील कण का त्वरण सदिश, जो सदिश होता है वो शून्य सदिश होता है। जैसे मैंने बोला एक वस्तु है वो एक समान रूप से गति करी, करे जा रही, तो उसका त्वरण कितना, बोलोगे जीरो। मैं बोलूँ उसको वेक्टर से बताओ, आप बोलोगे सर जीरो वेक्टर लगा दो। क्यों? क्योंकि जीरो वेक्टर जो होता है वो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो ना, तो जब अगर वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या हो गया, जीरो, तो उससे सदिश से बताना है तो मैं क्या लिखूंगा, जीरो वेक्टर, ठीक है। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। हमारा लास्ट टॉपिक आज का, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन इस ये नहीं अगर आया तो बहुत परेशानी हो जाएगी आपको, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सदिश में सबसे मेन चीज यही है, बाकी सब तो ऐसे ही है, बस थ्योरी है, ठीक है। एकांक सदिश नाम से समझ आ रहा है, जिसका परिमाण एक हो, ठीक है ना, जिसका परिमाण एक हो। देखो लिखा है जिसका परिमाण एक होता है, एकांक होता है, उसको अपन बोलते हैं एकांक सदिश। लेकिन ये परिमाण एक होने का क्या मतलब हुआ? एक्चुअली क्या होता है, हम जब किसी भी वेक्टर को, जैसे मान लो मैंने वेक्टर बनाया, अगर मैं इसके छोटी छोटी पीसेस कर दूंगा ना, तो इस वजह से जो सबसे छोटा पीस निकलेगा जो सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए लगाया गया है। जैसे मान लो मैंने एक 5 न्यूटन का बल बोला, मैंने बोला इसका यूनिट वैल्यू क्या होगा, इसका एकांक मान क्या होगा, आप इसको 5 से डिवाइड कर दो, 1 न्यूटन इसका एकांक मान है। तो एक्चुअली एकांक सदिश क्या होता है कि हम सदिश को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो छोटे से छोटा पार्ट आपको मिलता है ना, उसको अपन बोलते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश का सिर्फ एक ही काम होता है, उस सदिश की दिशा बताना। एकांक सदिश का सिर्फ एक ही काम है, उस सदिश की दिशा बताना। जब भी हमें किसी भी सदिश की दिशा बतानी हो, सिर्फ दिशा, परिमाण मेरे पास है, मुझे उसकी सिर्फ दिशा बतानी है, तो मैं उसके आगे एकांक सदिश लगा दूंगा, ठीक है। अगर मुझे कोई वेक्टर लिखना है, मेरे पास परिमाण है, बस मुझे क्या बतानी है, उसकी दिशा बतानी है, तो मैं एकांक सदिश लगा दूंगा। तो इनका काम, या इनको क्यों हमने लाया, क्यों है, हमने क्यों इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि सदिश की दिशा बताते हैं। अब निकालते कैसे हैं या इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एकांक सदिश को, जैसे एक वेक्टर है तो इसका एकांक सदिश क्या हुआ, ए कैप। इसको पढ़ते क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए कैप, एक को टोपी पहना दी, ए कैप पढ़ेंगे। ए कैप निकलता कैसे, आप सदिश को उसके परिमाण से डिवाइड कर दो, ये परिमाण ही है ना, सदिश को उसके परिमाण से क्या कर दिया अपन ने, डिवाइड कर दिया। ये आपको भी समझ नहीं आएगा, जब मैं क्वेश्चन करा दूंगा ना न्यूमेरिकल,
तो आपको समझ आ जाएगा। तो अगर किसी भी वेक्टर को आप उसके परिमाण से डिवाइड कर दो, जैसे 5 न्यूटन बल था, मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिला 1 न्यूटन। ये इसके एकांक सदिश को बता रहा है। ठीक है, अब हमने x, y और z, ये 3 हमने अक्ष बना रखे हैं ना, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, इनके लिए कुछ एकांक सदिश निर्धारित किए गए हैं। ठीक है ना, फिक्स्ड होते हैं कुछ। जैसे x एक्सिस के लिए अपन जो एकांक सदिश यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा i कैप, ये फिक्स्ड है। y एक्सिस के लिए एकांक सदिश अपन ने क्या लिखा है j कैप। z एक्सिस के लिए एकांक सदिश हमने क्या लिखा है k कैप। जैसे मान लो मैंने कुछ लिखा, मैंने बोला आपको कि यार है ना वस्तु पे लगने वाला बल है ना, चलो वस्तु पे बल की बात कर रहा हूं ना मैं आपको, मैंने बोला वस्तु पे बल जो है वो क्या लग रहा है, मैंने बोला वस्तु पे बल लग रहा है आपका 5 i कैप, F वेक्टर बराबर 5 i कैप। इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। एक सदिश में 2 चीजें होती हैं, उसका परिमाण होता है और उसकी दिशा होती है। तो ये जो 5 है ना, ये क्या बता रहा है इसके परिमाण को, और ये जो i कैप है ना, ये किसको बता रहा है उसकी दिशा को। तो मैंने अभी आपको ये तो बोला था कि एकांक सदिश का काम क्या होता है सिर्फ दिशा बताना। तो i कैप का मतलब वो 5 न्यूटन का बल x दिशा में लग रहा है। लेकिन मान लो अगर मैं लिख देता माइनस का 5 i कैप, तो इसका मतलब 5 न्यूटन का बल लग रहा है लेकिन माइनस x, क्योंकि माइनस i कैप आ गया तो माइनस x की दिशा में, माइनस x अक्ष की दिशा में। तो हमने कुछ चीजें फिक्स कर रखी हैं। ऑब्वियसली बात है ना, जैसे तुम में से कोई बच्चा बोले सर मैं तो x को कुछ और मान रहा हूँ, कोई दूसरा बच्चा बोले सर मैंने x को तो कुछ और क्या बोलते हैं एकांक सदिश का नाम दे दिया। तो साइंटिस्टों ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले ही x अक्ष के लिए i कैप, y के लिए j कैप और z अक्ष के लिए k कैप नाम दे दिया। अब कोई मुझसे ये मत पूछ लेना सर i j k क्यों दिया, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पेरेंट्स ने आपका नाम यही क्यों रखा। ठीक है ना, तो इलॉजिकल बात हो गई, वो तो उनका मन कर लिया इसलिए रख दिया उन लोगों ने। i j k ये 3 उन्होंने नाम दिए हैं, x अक्ष के लिए i कैप, y के लिए j कैप, z के लिए k कैप। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट पार्ट में, तो आपको एकांक सदिश बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं। बस आप यहाँ पे एक चीज समझिए, अगर मुझे किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, देखो यहीं से समझ आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा उसके परिमाण को उसके कैप से गुणा कर दूंगा। देखो एक्चुअली मैंने यहाँ पे यही किया है, ये मॉड ऑफ ए वेक्टर 5 को बता रहा है और ए कैप दिशा को बता रहा है। तो किसी भी सदिश को बताने के लिए हम परिमाण लिखते हैं और साथ के साथ एक एकांक सदिश लिख देते हैं। एकांक सदिश उसकी दिशा को बताता है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिख रही है, जो संख्यात्मक मान दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके परिमाण को बताता है। ठीक है ना, आई होप सबको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, जैसे कोई कोऑर्डिनेट है 2, दी है ना, किसी भी वस्तु के ये तो अपन ने 2 निर्देशांक दे दिए, 2 परिमाण है, 3 भी परिमाण है। अगर मुझे इसको सदिश में कन्वर्ट करना तो मैं क्या लिखूंगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप। ये जो मैंने लिखा है इसको हम बोलते हैं स्थिति सदिश। ठीक है, ज्यादा डिटेल में अपन अभी नेक्स्ट लेसन में लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, तब बताऊंगा। थोड़ा एक एकांक सदिश का फील आ जाए इसलिए मैंने आपको बताया। एकांक सदिश वापस अपन नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। बस इस पार्ट पे अपन ने समझा कि एकांक सदिश होता क्या है। ठीक है, तो इस लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेसन के अंदर। और घर पे रहे, सेफ रहे, और अगर अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना, नहीं तो मैं ना कैमरे के अंदर घुस के सबके घर पे आके सबको मार दूंगा। ठीक है, और लाइक जरूर करना, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।